अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सियासत डॉट पी के। आज का कुछ वायरल कंटेंट और उन पर सोशल मीडिया का तज्जिया लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले हम इस ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ चलते हैं। पाकिस्तान काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट सीटीडी भी जिसको कहा जाता है, उन्होंने क्लेम किया है कि उन्होंने अफगानिस्तान से आए हुए 3 दहशतगर्दों को अडियाला जेल से गिरफ्तार किया है। अडियाला जेल, जहां पर इस वक्त इमरान खान साहब भी मौजूद हैं। तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि गिरफ्तार करने के बाद एक फुटेज बनाई गई, उसको सारे सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड किया गया और फिर इवन के मेन स्ट्रीम मीडिया के सारे चैनल्स को भी दिया गया चलाने के लिए। अब इस बात इसके ऊपर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत ही अजीबो गरीब तरीके से, सस्पिशियस तरीके से ये चीज़ें की गई हैं। तो इस हवाले से बड़ी ही सख्त किस्म की मुराद सईद साहब की भी ट्वीट आ गई है। उन्होंने तो सीधी सीधी वार्निंग दे दी है उन्हें, और कहते हैं कि वो टूट नहीं रहा, तो अब उधर से इन्होंने दहशतगर्दों को बरामद कर दिया है। तो मैं उनकी सारी ट्वीट आपके सामने रखता हूँ। कहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा में मैंडेट चोरी कामयाब नहीं हो पाई और तहरीक इंसाफ को हुकूमत देने के अलावा कोई चारा ना रहा, तो टाउट सहाफ़ियों के जरिए फैलाया जाने लगा कि दहशतगर्दी वापस आने लगी है, गवर्नर राज लगेगा। बंदा पूछे, आपको इतना पता है तो सामने वालों से ये भी पूछ लें कि काम आपका बर वक्त दहशतगर्दी रोकना है या गवर्नर राज लगाना है। इमरान खान की पार्टी तोड़ दी, इंतखाबी निशान छीन लिया, 32 साल सजाएं दी, अहलिया को गिरफ्तार कर लिया, इसका मैंडेट छीनकर एक नाजायज हुकूमत बना दी, उसको अपने मालिज तक रसाई नहीं दी जा रही। बुशरा बीबी तारीक तन्हाई में बेगुनाह कैद हैं। पैगाम दिया गया था कि हमारी बात ना मानी गई तो सख्तियां बढ़ेंगी। बताया गया था कि आर्जों में इजाफा हो सकता है, और वो फिर भी नहीं टूट रहा, तो अब अडियाला से दहशतगर्द बरामद हो गए हैं। फिर आखिर में कहते हैं, ध्यान से, अडियाला हो या बनी गाला, जिम्मेदारी उसकी होगी जो ये पुतली तमाशा चला रहा है। उसके बाद अनवर लोधी साहब कहते हैं, भला दहशतगर्दों की इमरान खान से क्या दुश्मनी जो वो डियाला पर हमला करना चाहते थे। अजीब अहमक दहशतगर्द हैं जो उस शख्स पर हमला करना चाहते हैं जो अमन और मुज़ाकरात की बात करता है, जो अमेरिका को अड्डे ना देना चाहता हो। जनाब, इमरान खान को डराने के लिए प्लान वो बनाओ जिसकी कोई लॉजिक भी हो। और फिर आपको पता है कि इमरान खान को आंख में इन्फेक्शन हुआ हुआ है, दांतों में शदीद दर्द है। इस हवाले से मरवत साहब कहते हैं, इमरान खान साहब को बुनियादी तिब्बी ज़रूरियात से महरूम रखा जा रहा है। इनकी आंखों में इन्फेक्शन है और दांतों में शदीद दर्द है। ये मत भूलें कि इमरान खान पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम हैं, जिनका वोट बैंक 85% से ज्यादा है। ये बर्बरियत बंद होनी चाहिए और खान साहब को फौरी तिब्बी इमदाद फराहम की जाए। तमाम क़यादत जमहूरियत के लिए खान साहब के मौक़िफ़ के लिए निकले और खान साहब की नज़रबंदी और तमाम सियासी कैदियों के खिलाफ 10 मार्च बरोज़ इतवार को अवाम सड़कों पर निकले। हमारा मुतालबा है कि उनकी रिहाई जल्द की जाए। अवामी मैंडेट इन लोगों का है जिनको अवाम ने वोट दिया। फिर आज नईम पंचोता साहब जो है ना, उनकी उन्होंने एक हंगामी वीडियो रिलीज़ की थी। मैं इसका जो है ना छोटा सा जो इम्पोर्टेंट चंक है ना, वो मैं आपके सामने चला देता हूँ। इमरान खान साहब की बहन, उन्होंने बयान दिया है, कलीमा खानम ने, उन्होंने कहा है कि उनकी आंखों में जो है वो इन्फेक्शन हुई है, और उन्होंने ये भी बताया कि इस दफा वो कदरे बेहतर हैं, लेकिन क्यों डॉक्टर फैसल को इजाजत नहीं दी जा रही। हम बार बार मुतालबा कर रहे हैं कि डॉक्टर फैसल को, जो उनके मॉलेज हैं, उनको इजाजत दी जाए और डेंटिस्ट को इजाजत दी जाए ताकि वो चेक कर सकें। ये उनका हक है, जो उनका हक है वो भी उनसे छीना जा रहा है। अच्छा गाइस, जब से कुछ देर पहले शाहीन साहब भाई साहब ने मुझे ये क्लिप सेंड किया है, और उनके उनसे कल इंशाल्लाह हम इंटरव्यू भी करेंगे इसी टॉपिक के ऊपर डिटेल में। लेकिन वो कह रहे हैं कि इस वक्त जो है ना, आईएसआई और जीएचक्यू के दरमियान एक सख्त कशमकश चल रही है। डिटेल्स के लिए ये क्लिप देखिएगा। साथियों, कल मैंने अपना एक वीडियो इस बात पे बंद किया था, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं।
और वो पल जिसकी मैं बात कर रहा था उस पर मैं आज बात करूँगा। मैंने बहुत ही एक ख़तरनाक खबर सुनी है और उसका मैं अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं कर सका। एक जगह सोशल मीडिया पे भी देखी मैंने, मगर वो ख़तरनाक खबर मैं आपको सुनाऊंगा, लिख के मैं सुनाऊंगा क्योंकि बहुत सेंसिटिव है और बहुत ही ख़तरनाक है। हमारे एक बहुत बड़े जनरल साहब के घर से उनके खादिम, उनके बैटमैन या उनके नौकर या कुक या जो भी थे, वो और उनकी बीवी साहिबा दोनों कुछ उनके सेफ में से चीज़ें लेके फ़रार हो गए। ये खबर सुनी मैंने, और उसमें चीज़ें जो थी उसमें कई करोड़ करोड़ रुपए थे, डॉलर थे, सोना था और जेवरात थे। ये सब चीज़ें तो थी, लेकिन उसके साथ जो सबसे अहम बात थी वो ये था कि कुछ बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स थे जिसमें कुछ खुफिया दस्तावेज़ात भी थी। अब ये बहुत ही सेंसिटिव बात है। इसमें आपस में हो रही है, अब अंदर सुना यही है कि अंदर हो रही है कि जी आईएसआई रिस्पॉन्सिबल है या मिलिट्री इंटेलिजेंस रिस्पॉन्सिबल है, या कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन उनको पकड़ेगा, वो गायब हो गए, पकड़े नहीं गए, या पकड़े गए तो क्या हुआ उनका। और एक खबर उड़ती उड़ती ये भी थी कि वो कहीं दस्तरस से मुल्क से बाहर ही निकल गए हैं। मगर ये बहुत ज़रूरी है कि ये फौरी तौर पे एक इंक्वायरी लॉन्च की जाए कि किस किस के घर में कौन कौन लोग था और कहाँ किसके घर से भागे हैं, और उस घर में क्या डॉक्यूमेंट थे। उस जनरल साहब या जो भी साहब थे उनसे पूछा जाए कि ये कौन से डॉक्यूमेंट आपने रखे थे और क्यों रखे थे घर में डॉक्यूमेंट, और इस तरह के डॉक्यूमेंट घर में रखना चाहिए, और उनका नतीजा क्या हो सकता है अगर वो किसी दुश्मन के हाथ लग गए तो। और ये बात बतानी चाहिए सबको, अपना असेसमेंट करना चाहिए। और ये खबर जो दी गई थी ये इस तनाजुर में दी गई थी कि जी आपस में कुछ कशमकश चल रही है जीएचक्यू की और आईएसआई की, और इस तक कशमकश के वजह से ये हुआ है। तो ये उसको भी क्लियर करना चाहिए कि कोई कशमकश नहीं है और ये सब ठीक है। लेकिन ये ख़तरनाक खबर है, और अगर हमने इसका जल्दी कोई हल नहीं निकाला, और हो सकता है कि अगर वो डॉक्यूमेंट्स हमारे मुंह पे कोई बाहर से, बाहर मुल्क से और किसी सोशल मीडिया पे और कहीं पे वो आना शुरू हो जाए तो ये मुल्क के लिए बहुत ख़तरनाक और बहुत बुरा होगा। तो इसको ज़रा जल्द ही सोचें और जल्दी देखें, और इस पे ज़रा आपस में अंदर की लड़ाई को बंद करें। आइंदा डिटेल मिलेगी तो ज़रूर बात करूँगा। उसके बाद मैंने आपको पहले भी बताया था कि सोशल मीडिया जो है ना, ये बिल्कुल उसको बंद करने का सोच रहे हैं, और उसके लिए एक बाकायदा इस वक्त मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर नैरेटिव बनाया जा रहा है कि सोशल मीडिया जो है ना, पाक अफवाज के हवाले से, कि वो अ, मुदाखलत करते हैं, पॉलिटिकल मामलात में मुझे मुदाखलत जो करते हैं। नज़र आया ना, सोशल मीडिया के हवाले से खासी तशवीश है कि कुछ मखसूस मखसूस मगर महदूद सियासी अनासर सोशल मीडिया और मीडिया के कुछ सेगमेंट्स की तरफ से मुदाखलत की गैर मुसद्दका इल्ज़ामात के साथ पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को बदनाम कर रहे हैं, जो कि इंतहाई काबिल मज़म्मत है। कि वो फेक खबरें फैलाई जाती हैं सोशल मीडिया के ऊपर उनके मुताबिक, अब यानी कि ये फेक खबर किस तरह है? क्या बाजवा उधर से, अमेरिका से बाजवा को साइफर नहीं आया था जिसमें लिखा हुआ था? सारी बातें तो सब अवाम के सामने क्लियर हैं, तो वो फेक खबरें किस तरह हो गई? अब वो चीज़ें जब सारी क्लैरिटी अवाम के पास है, उनको लेके लोग डिस्कस करते हैं, तो ये उस वक्त बहरहाल ये जो है ना, नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है। इस हवाले से कल ये एक सेमिनार भी कर रहे हैं, ठीक है? ज्वाइन अस फॉर अ सेमिनार ऑन डिजिटल मीडिया एंड फेक न्यूज़, ठीक है? और उसमें जो प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज कौन सी हैं? उमर चीमा साहब, सोलंकी साहब जिसको आर्मी ने अभी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर लगाया हुआ था, कायरा साहब, उनकी भी आपको पता है क्रेडिबिलिटी क्या है, और अबसार आलम साहब, ये लोगों को लगाने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके बाद फिर एक और चीज़ भी, क्योंकि अब आप सोशल मीडिया अगर ब्लॉक कर देते हैं, मिसाल के तौर पर अभी ट्विटर बैन हुआ हुआ है, राइट? ब्लॉक हुआ हुआ है पाकिस्तान में, लेकिन जितनी एक्टिविटी कम होनी चाहिए थे ना, उतनी कम हुई नहीं। अभी भी सिग्निफिकेंट अमाउंट में लोग जो है ना वीपीएन यूज करके ट्विटर इस्तेमाल कर रहे हैं पाकिस्तान में। तो अब ये कोई पुलिस वाले भाई साहब हैं, ये लोगों को डराने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई जो है ना, वीपीएन मत इस्तेमाल करें। वीपीएन अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपका फ़ोन भी चोरी हो जाएगा, आपका डाटा भी चोरी हो जाएगा, सब कुछ चोरी हो जाएगा, यू नो
इस तरह की ये बातें लोगों को डरा धमका रहे हैं, ताकि क्योंकि वीपीएन को ब्लॉक करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। उससे ये होगा कि वीपीएन को अगर ब्लॉक कर दिया तो जो हमारी आईटी कम्युनिटी है ना, वो बहुत शोर मचा रही है। इन्होंने एक दो दफ़ा जब इस तरह की खबरें लगाई हैं तो उधर से बहुत ज़्यादा शोर मचा है। तो ये बहरहाल लोगों को डरा रहे हैं कि ताकि लोग जो है ना वीपीएन के जरिए सोशल मीडिया ऐप्स को एक्सेस ना आप करें। वीपीएन यूज कर रहे होते हैं, इसकी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यानी वीपीएन, कोई भी वीपीएन डाउनलोड करके इस्तेमाल ना किया करें। बहुत ही ज्यादा डेंजरस होते हैं आपके लिए, आपकी प्राइवेसी के लिए। आपके मोबाइल फोन में जितनी तस्वीर हैं, वीडियोज हैं, आपका पर्सनल डाटा है, आपके क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की इंफॉर्मेशन है, आपके ईमेल एड्रेस हैं, यहाँ तक ये तमाम वल्नरेबल हो जाते हैं। इनकी सिक्योरिटी जो है वो खतरे में पड़ जाती है। ये किसी भी वक्त हैक हो सकते हैं, किसी भी वक्त लीक हो सकते बाद हैं। ये नकवी साहब जो है ना, इनका एक ये जो हमारे अभी केयर टेकर चीफ मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, ठीक है, तो इनको इन्होंने फौरन से जो है ना पीसीबी का चेयरमैन बना दिया। कैन यू बिलीव दिस? आपको याद होगा कि नजम सेठी 2013 के इलेक्शन के बाद जब उन्होंने वो पैंती पंक्चर लाते ना, वो जो उनकी वो कॉल का पता चल गया था, तो उसके बाद पैंती पंक्चर यानी कि उनकी उन्होंने मदद की, जिनकी जिनकी मदद उनको जिनसे उन्होंने जिन्होंने मदद मांगी थी उनसे, उनकी मदद की, तो उनको फिर उन्होंने पीसीबी का चेयरमैन बना दिया। अब क्या हुआ है? अब आपने देखा है कि केयर टेकर जो हमारे चीफ मिनिस्टर थे, उनका काम ये था कि साफ और शफाफ, एक काम था उनका, साफ और शफाफ इलेक्शन करवाने। वो तो करवा नहीं सके, लेकिन उन्होंने जो जुल्म ढाया लोगों के ऊपर, फस्तायत, पीटीआई को एक रैली नहीं करनी थी, जहां पर रैली करते थे वहां पर वो पहुंच जाते थे, तो उन्होंने पूरा काम कर दिया। और फिर उसके बाद आप अंदाजा करें, इनको उठा के सीधा पीसीबी का चेयरमैन लगा दिया। यानी कि अब आप मेरिट की किस तरीके से धज्जियां उड़ाई गई हैं। अब ये कल इनकी स्पीच सर्कुलेट कर रही थी, आगे बाबर आजम जैसा लेजेंड बैठा हुआ है, उनको बिठा के पता क्या कहता है? कहता है मैं लिहाज नहीं करूंगा, एक भी कंप्लेंट मिली तो पूरी टीम को उड़ा दूंगा। आप अंदाजा करें, आपके इदारे तबाह नहीं होंगे तो और क्या होगा? हमारी क्रिकेट एक थोड़ी थोड़ी बहुत बची हुई थी, उसको भी ये तबाह करने के लिए इसको लगा दिया। बता रहा हूँ, मैं बिल्कुल दोस्ती यारी वाला आदमी भी हूँ और बदलिहाज भी हूँ। बदलिहाज इस सेंस में कि अगर कोई एक कंप्लेंट मिली तो पूरी की पूरी टीम जाएगी, फिर मैं लिहाज नहीं करूँगा। आपको याद होगा कि अहमद शाह साहब, जिनको पीटीआई के प्रोटेस्ट लाहौर से पंजाब पुलिस उठा के ले गई थी और उनके बेचारों के सर के ऊपर कुछ मारा, तो वो एकदम कौमे के अंदर चले गए थे। पर इट्स रियली नाइस टू सी कि वो ही इज अलाइव एंड फाइन और बात कर रहे हैं। ये इनका छोटा सा क्लिप है, ये इसके देखिए। साथ बस वो पुलिस ही नहीं पकड़ा मुझे, पुलिस ने वो लेकर गया था, उन्होंने मारा था। अब ये नहीं पता कि कौन सा पुलिस वाला था, कौन सा वो था, क्योंकि मुझे तो इस वक्त नहीं मालूम हो रहा था। और ना उसके बाद फिर मुझे पता है कि कितना मारा है, कैसे मारा है, कितना देर मारा है। जबकि मुझे अस्पताल में 2 दिन के बाद मुझे होश आया तो मुझे पता चल गया कि मैं हॉस्पिटल में पड़ा हूँ। उससे पहले मुझे कोई पता नहीं चला। तू भी आ गया सदीक जान अगली। मुझे हरामजादों ने अपनी बहन का रिश्ता देना था और मैं तो प्रेस कर रहा हूँ, मार रोड पे उठा के ले गए, थाने जाकर मिन्नतें करता रहा हूँ, मेरी गिरफ्तारी डालो, के पत्थर भी डालो, दहशतगर्दी डालो। ना दहशतगर्दी ना मंशियात कुछ नहीं डाला, और मैं जो रिश्ता ही दे दो कोई, और जनानी मार गई, खुदा का वास्ता जो है। पुलिस वाले इतने बेगैरत हो चुके हैं, क्यों मानते हैं एस्टेब्लिशमेंट की कोई बात? क्यों मानते हैं एस्टेब्लिशमेंट की बात? पुलिस वालों, आपने साहब अपना आप देना है। यहाँ उम्र भर पेशी भी आता रहा है, आपका मुश्ताक शुक्र आता रहा है यहाँ पेशी पे, जेहन में रखना। ले जाओ पकड़ के, मुझे लेके जाना, जिसने तो ले गया देना, तो बहन का रिश्ता देके छोड़ दिया। मेरे भाई आप साहब ही है, खुदा का वास्ता दे अपनी गल करो। और ये काशिफ अब्बासी साहब का एक सर्कुलेट कर रहा है बड़ा क्लिप। कहते हैं मुझे एक ब्यूरोक्रेट ने बताया कि तहरीके इंसाफ ने पूरे नॉर्थ पंजाब से एक भी सीट नहीं हारी। सेंट्रल पंजाब की 44 में से 40 सीटें जीती, सियालकोट से 4, लाहौर से 12 सीटें जीती। अगर आपके पास पड़ा हुआ है, यहाँ से शुरू करें ना, पूरा नॉर्थ पंजाब, पूरे नॉर्थ पंजाब की बात करो, वो आपका डोमेन, आप जाने पंजाब। यहाँ से लेकर मेरा ख्याल है गुजरात तक शायद एक भी सीट नहीं सर, आगे सर सुन तो लेना, एक भी सीट नहीं। आगे सीटें हारी है, मतलब मुझे लगता है सियालकोट में 4 सीटें तहरीक इंसाफ 5 में से जीती हुई, लाहौर शहर में यार 2 जीती हैं, 12 सीटें हारी हैं। छोड़ दें। मुझे एक मेरे एक ब्यूरोक्रेट, मैं भी लाहौर में था, क्रिकेट देखने गया हुआ था, उन्होंने कहा जनाब 44 में से 4 ओनली 4 जीते। सो अब मसला ये कि ये अब ब्यूरोक्रेसी बता रही है आपको कि जरा ये इत्तेजाज हसन साहब का ये क्लिप सर्कुलेट कर रहा है आज। कहते हैं पहले वो पीटीआई वर्कर्स को उठा के लेके गए, कोई नहीं बोला,
फिर वो वकला को उठा कर लेके गए, कोई नहीं बोला। फिर इन्होंने जजेस से इस्तीफे दिलवाए, कोई नहीं बोला। अब वो सहाफ़ियों को उठा कर लेके जा रहे हैं, कोई नहीं बोले। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, हम पाकिस्तानी नहीं बोले। जब हम देखते होते थे बलोचियों के साथ इतना जुल्म करती होती थी हमारी आर्मी, उस वक्त हम चुप करके तमाशा देखते होते थे। हम कहते थे हैं ये दहशतगर्द सारे। हमारे हमें हम मेन स्ट्रीम के मीडिया के जरिए, क्योंकि हमें जब तक तकलीफ हमें खुद नहीं पहुंचती ना, हम उस वक्त तक नहीं। शायर ने ये लिखा था कि पहले वो यहूदियों के लिए आए, उनको उठा के ले गया, मैं ना बोला क्योंकि मैं यहूदी नहीं था। फिर वो कम्युनिस्टों को ले गए उठा के जनूबी अफ्रीका का, मैं ना बोला क्योंकि मैं कम्युनिस्ट नहीं था। फिर वो लेबर लीडर्स को आके ले गए, मैं ना बोला क्योंकि मैं लेबर लीडर नहीं था। फिर वो असातिज़ा के ट्रेड यूनियन के उहदेदारों को उठा के ले गए, मैं ना बोला क्योंकि मैं उस्ताद नहीं था। फिर वो मुझे लेने आ गए, कोई बोलने वाला ही नहीं रहा। बड़ा इंटरेस्टिंग क्लिप है फैसल जावेद साहब का। कहते हैं ये इमरान खान को कहते हैं कि सियासत नहीं आती है। उस बंदे ने उंगली हिलाए बगैर जेल में बंद पड़ा हुआ है, उसकी शक्ल भी दिखाने की इजाज़त नहीं है। सारी पार्टियों को तहस नहस करके रख दिया। कहते हैं कि इमरान खान को सियासत नहीं आती, इमरान खान को सियासत नहीं आती, लेकिन आज सारे इमरान खान की जीती हुई सीटें उससे मांग रहे हैं। आज इमरान खान को, एक सेकंड बात खत्म करो चेयरमैन साहब, मैं जब भी बात करता हूँ आप भी मुझे टोकते हैं, मुझे बात खत्म करने दें, मुझे बात खत्म करने दें। आखिरी बात कर रहा हूँ। आज कहते हैं इमरान खान को सियासत नहीं आती, आज इमरान खान की जीती हुई सीटें आप मांग रहे हैं। आज कहते हैं कि इमरान खान को सियासत नहीं आती, लेकिन आज इमरान खान के मुखालिफ इमरान खान का नाम लेकर मीडिया की रेटिंग बढ़ा रहे हैं, अपने व्यूज बढ़ा रहे हैं। आज कहते हैं कि इमरान खान को सियासत नहीं आती, लेकिन इमरान खान ने इस मुल्क में क्लीन स्वीप करके दिखाया है, और इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं है जब इमरान खान जेल से बाहर आएंगे इंशाल्लाह। और हम यहां से मुतालबा भी करते हैं कि जो अवाम ने मैंडेट दिया है, फिल फॉर इमरान खान को रिहा किया जाए, उनकी अहलिया को रिहा किया जाए, उन तमाम बेगुनाह और मजलूम जो कैदी हैं, खवातीन और हजरात, उन सबको इंसाफ दिया जाए, रिहा किया जाए। पाकिस्तान कभी आगे नहीं बढ़ सकता जब तक हम अल्लाह का हुक्म ना मारे और इंसाफ का निजाम यहां पे ना लेके आए। अल्लाह हुक्म देता है कि अदल कायम करो, हमें इंसाफ और अदल कायम करना है, अल्लाह के उस हुक्म की नाफरमानी। उसके बाद एक ये सर्कुलेट कर रहा है सोशल मीडिया पे अख्तर मेंगल साहब का क्लिप, जो कि पीएनपी पार्टी जो एक कौम परस्त जमात है उसके सरबराह हैं। कहते हैं कि मैं और हमारे लोग पहले समझते थे कि शायद जो है ना पार्लियामेंट के ज़रिए हम अपने हकूक़ हासिल करने के काबिल हो जाएंगे, और या फिर हम अपनी आवाज़ उठाने के लिए हमारे पास एक वो प्लेटफॉर्म है। लेकिन अब वो समझते हैं कि जिस तरीके से इस इलेक्शन में जमहूरियत के साथ जो खिलवाड़ किया गया है, कहते हैं कि चीज़ें जो है ना मेरे हाथ से निकलती हैं। मगर इस वक्त कौम परस्त जमातों में से आपकी एक वाहिद जमात है जो इस वक्त नेशनल असेंबली के अंदर है, सेनेट के अंदर भी है। अब सवाल ये उठता है कि अगर मामलात इस नहज पे पहुंच गए तो आपका रद्द अमल क्या होगा? कौम परस्त जमातें ना होने के बराबर रह गई हैं। सूबाई असम्बली में तो तकरीबन ना होने के बराबर है। नेशनल असम्बली में भी एक मैं हूँ, एक पश्तूनख्वा मिलिया पार्टी के महमूद खान अचकज़ई हैं, नेशनल पार्टी के भी एक हमारे दोस्त आए हुए हैं। लेकिन जो फीलिंग हम महसूस कर रहे हैं, या जो चीज़ें हम महसूस कर रहे हैं या वो देख पा रहे हैं हम लोग बलूचिस्तान में, क्योंकि बलूचिस्तान की सियासत रोज़ बरोज़ पुराने सियासतदानों के हाथों से निकले नौजवानों के हाथों में जा रही है। इस वक्त आप मिलिटेंसी की देखें, वो कोई कबायली लोग नहीं जो मिलिटेंसी है, वो यहाँ से पढ़े लिखे नौजवान है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है। वो क्या वजूहत थी जिन्होंने उनको मजबूर किया कि वो वहाँ पहले तो सरदारों को मोर्ज़ इल्ज़ाम ठहराया जाए, ये सरदार हैं जो बगावत करते हैं या गद्दारी के इल्ज़ामत ले। अब तो वो नौजवान हैं जिनका ताल्लुक उन इलाकों से जहाँ पे कबायली सिस्टम ख़त्म होकर रह गया है। मकरान का इलाका है, खारान का इलाका है, आपका रशान का इलाका है। इस वक्त जो हम महसूस कर रहे हैं, जो हम पर भी काफ़ी दबाव था और अब भी ज़्यादा उसमें इजाफा हो रहा है कि पार्लिमानी सियासत और मुल्क के आइन में रहते हुए हमें हमारे हकूक़ नहीं मिलेंगे, और जिसके लिए हम उनको
कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे उन नौजवानों के कि नहीं, आज नहीं तो कल हमें इसी पार्लियामेंट में रहते हुए, इसी मुल्क के दायरे में रहते हुए हम अपने हकूक हासिल कर पाएंगे। लेकिन हर इलेक्शन के बाद जो नताइज आते हैं वो तो मायूस हो गए हैं। वो नताइज हमें भी मायूसी की तरफ ले जा रहे हैं, हमारे पॉलिटिकल वर्करों को इस हद तक मायूसी की तरफ ले गए हैं, वो हमें भी अब कैटेगोरी आके फेस टू फेस कह रहे हैं कि आप अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं, आप हमारा भी वक्त ज़ाया कर रहे हैं। अब इस मुल्क में, इस पार्लिमानी सिस्टम में हमें हमारे हुकूक न मिलने हैं। इन सियासतदानों को पहचाने खुदा के वास्ते, इन जुडिशरी